हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी चैनल में। सो इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर रिव्यू सीरीज ऑफ जून की 2026. सो बेसिकली इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लुक अपॉन द MPSC 009 कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो कनाडा की पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी क्या थी, इंडिया का रिलेशन क्या है कनाडा की पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। बेसिकली इट इज़ अ top 10 important questions on the basis of PYQ analysis. तो PYQ के एनालिसिस पे जो हमने जाना कि टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि कंटेंट मोर और लेस सेम ही होता है। एज वी ऑलरेडी नो इन आवर प्रीवियस क्लास कि कंटेंट एक ही रहेगा, थोड़े बहुत वैल्यू एडिशंस ऐड हो जाएंगे, वैल्यू कंटेंट ऐड हो जाएगा, बट क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा वो सेम ही रहेगा। सो इफ वी गो टूवर्ड्स द रिचुअल ऑफ आवर क्लास, let's see the what we will learn in this class, what our goals. So it is based on our PYQ series. As we know that PYQ is analysis of IGNOU paper. Well structured आंसर रहेगा इसमें। इसी में आपको स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, कीवर्ड्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन रहेगा, वैल्यू एडिशन ऑन द लाइंस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट एग्जाम्पल्स, राइट, रीसेंट डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ मैं भी आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी डिफरेंट डिसिप्लिन के सब्जेक्ट से, क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन जो हम पढ़ते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। सो या दिस इज कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो क्या एज वी लर्न कि इंडिया की पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी कैसी है ऑन द लाइन्स ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स ऑन द सोसाइटी पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर होते हैं। तो वी विल लुक अपॉन दिस क्लास। तो सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट। तो कैनेडियन पार्लियामेंट से हमें लग रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें कनाडा से इंडिया के, वी नो दैट ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ बोरोड हुए फ्रॉम कनाडा। तो जैसे कि हम पहले पढ़ते क्वासी फेडरलिज्म। तो जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरलिज्म है। तो क्वासी फेडरलिज्म से क्या पता चलता है कि सेंटर टिल्टेड है। सेंटर टिल्टेड मतलब सेंटर के पास मोर पावर है देन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब जब इंडिया का जो बोरोड लिया था क्वासी फेडरलिज्म का आइडिया फ्रॉम कनाडा, तो कनाडा में भी क्वासी फेडरलिज्म का आइडिया होगा, तभी तो बोरोड किया था इंडिया में। तो इन कनाडा ऑल्सो हैव अ क्वासी फेडरलिज्म आइडिया कि वहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द स्टेट। दूसरा रेजिड्यूरी पावर, आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर हमने जाना है डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर में जाना है हमने। डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर ऑन द लाइंस ऑफ सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये दो अदर थिंग्स है। ठीक है। हमने बात की रेजिड्यूरी पावर, आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जैसे कि हम 7 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, देयर इज अ 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यू कैन से यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पर एक 4th लिस्ट आता है रेजिड्यूरी लिस्ट। तो ये रेजिड्यूरी पावर का आइडिया है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया गया है। तो आप ये जान सकते हैं कि आइडिया जो हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आइडिया ऑफ क्वासी फेडरलिज्म एंड रेजिड्यूरी पावर, तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वासी फेडरलिज्म है एंड पावर रेजिड्यूरी पावर का आइडिया है। ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट द यूनियन, तो यूनियन लिस्ट में यूनियन ही ओनली यूनियन कैन मेक लॉज, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट कैन मेक लॉज, देयर इज सम एक्सेप्शंस टू। कंकरेंट में स्टेट एंड यूनियन बोथ कैन मेक लॉज ऑन द लाइंस ऑफ जैसे कि एजुकेशन हो गया, लैंड हो गया। ठीक है। रेजिड्यूरी पावर में ओनली यूनियन कैन मेक लॉज। ठीक है। तो कैनेडियन पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, एज इंडिया का पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। कनाडा एस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867। अब इंडिया इंडिपेंडेंट क्या होता कब हुआ था? 1947 में। फिर 1950 एंड 51 के समय में जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है। तभी कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश भी हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था 1867 में कनाडा का, ठीक है। तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ये आइडिया आपका है ब्रिटिश से लिया गया वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेम ये आइडिया इंडिया में भी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट सोवरेन होता है, बट इंडिया में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडिया से पार्लियामेंट को लिमिटेड किया गया है। पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इज लिमिटेड अंडर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो बेसिकली ये ब्रिटिश मॉडल से आया है, सेम आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, सेम इन कैनेडा। तो तीनों का हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द 3 कंपोनेंट्स, क्या क्या है? क्राउन है, गवर्नर जनरल है, सेनेट है, अपर हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस है। अगर इस इंडिया से कंपैरिजन करा जाए तो फॉर एग्जांपल सेनेट अपर हाउस है, जो कि हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा सेनेट है किसका? कनाडा का। अब ये हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा। सेम इंडिया में भी हम लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको इंडिया में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना है, और जो ये इनका काम होगा वो सेम इनका काम होगा। तो बस प्रीटी मच ईजियर, राइट। तो ये वही अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, लॉ मेकिंग करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होता है, ठीक है। पार्लियामेंट इज अ ग्रैंड इंक्विट ऑफ द नेशन, वॉल्टर बैकवर्ट ने कहा था। पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैनेडियन पार्लियामेंट देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या है उनके पास? मेक, अमेंड एंड रिपील लॉ। सेम जैसे इंडिया के पार्लियामेंट के पास पावर रिपील, अमेंड एंड अमेंड करना है। तो सेक्शन 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867, तो आपको कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का ये पढ़ना पड़ेगा कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 है, तो उसी का सेक्शन 91 है। उसमें वो सच एज डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड एंड क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं। तो बात होती है कि बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल। सेम ऑन द लाइन्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है कि जैसे कि मनी बिल का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कंपैरिजन करें तो मनी बिल 110 और 109 के अंडर आता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं कि मनी बिल ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सेम ये बोल रहे हैं कि मनी बिल ओनली किसमें? हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बाकी जितने भी बिल्स, अमेंडमेंट बिल्स और वट एवर द बिल्स, वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस जैसे सीनेट, और हाउस ऑफ कॉमन्स और लोअर हाउस में, ठीक है। बट मनी बिल इज द एक्सेप्शन। तो मनी बिल ओनली हाउस ऑफ कॉमन में इंट्रोड्यूस होगा और द लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। जैसे इंडिया में अंडर आर्टिकल 110 और 109 में लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल बिकेम लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग रॉयल असेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल, मतलब प्रेसिडेंट मान के चले हम इसे, इंडिया के कंस्ट्रक्ट में प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं बिल को तभी वो लॉ बनता है, ठीक है। तो सेम गवर्नर जनरल जब रॉयल असेंट दे देंगे तब वो बिल क्या बनेगा? लॉ बनेगा। तो एग्जाम्पल है कैनेबिस एक्ट 2018 विच लीगलाइज रिक्रिएशनल कैनेबिस इन कनाडा, ठीक है। फाइनेंशियल पावर की बात कर लेते हैं, ये हमारा लेजिस्लेटिव पावर हो गया। अप्रूव द एनुअल बजट, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल बजट होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करते हैं, टैक्सेशन की, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज को एग्जामिन करते हैं। मनी बिल एंड द कैन ओनली ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। एग्जीक्यूटिव पावर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अकाउंटेबल पार्लियामेंट की बात होती है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्वेश्चन आर, डिबेट, दीज आर द मतलब पार्लियामेंट्री टूल्स टू चेक एंड बैलेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। डिबेट, मोशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। वॉल्टर बेगहॉट डिस्क्राइब पार्लियामेंट एज एफिशिएंट सीक्रेट ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982, ठीक है। अप्रूवल करते हैं बोथ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, हाउस ऑफ कॉमन रिप्रेजेंट द कैनेडियन पीपल थ्रू इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेम जैसे इंडिया में जो लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं वो सेम हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं। वाइल सीनेट रिप्रेजेंट द रीजनल इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड अ सेकेंड सोबर थ्रू ऑन रजिस्ट्रेशन। जैसे राज्यसभा में स्टेट्स के रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा से मेंबर्स आते हैं, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं। सेम कनाडा के जो अपर हाउस है सीनेट में, सेम उनके रीजनल इंटरेस्ट को बताते हुए उनके रीजनल, स्टेट, प्रोविंशियल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर आते हैं इन द अपर हाउस और द सीनेट में, ठीक है। डेलिब्रेटिव एंड ओवरसाइट फंक्शंस करते हैं, एग्जामिन क्लाइमेट पॉलिसीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, कमेटी फंक्शंस,
क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करते हैं, फेडरल इंटरेस्ट थ्रू बाइकैमरलिज्म, ऑफकोर्स यहाँ पर बाइकैमरलिज्म थ्रू द सीनेट एंड लोकसभा और राज्यसभा की जैसे बात हो रही है, सीनेट एंड हाउस ऑफ कॉमन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो बाइकैमरलिज्म हो गया। प्रमोट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थ्रू द अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन होती है, लिमिट इंडिपेंडेंट वोटिंग, क्रिटिसाइज अंडर डेमोक्रेटाइज्ड, अपॉइंटेड सीनेट इज ऑफन क्रिटिसाइजेज अनडेमोक्रेटिक, जो सीनेट के अपॉइंटमेंट होते हैं अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट यूजली डोमिनेट लेजिस्लेटिव बिजनेस ड्यू टू द मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ऑफकोर्स मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी पार्टी लीडर्स टेक टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी पावर में आती है वो उसी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। तो वहीं से जो मेजॉरिटी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वही पार्लियामेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। थिंकर्स देख लेना आप, कंक्लूजन आप वही इफेक्टिवनेस की बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइज इन द डिबेट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वैल्यू एडिशन देख लेना आप, कीवर्ड्स क्या है, बायोक्रिमिनल, लेजिस्लेटिव, हाउस ऑफ कॉमन, सीनेट, गवर्नर जनरल, responsible government, parliamentary sovereignty, royal assent, question hours, question period, money bill, federalism, cabinet responsibility, legislative oversight, constitutional monarchy and representative democracy. वैल्यू एडिशन में यही आपका सब्सटेंस आ जाएगा। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में कैनबिस एक्ट 2018 डाल देना, कोविड-19 एमरजेंसी लेजिस्लेशन डाल देना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस में आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867 डाल देना, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेसी टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था। तो ह्यूमन सिक्योरिटी शिफ्ट्स फोकस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम स्टेट टू इंडिविजुअल, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की तरह होता है ह्यूमन सिक्योरिटी। तो बेसिकली प्रोटेक्ट वायलेंस, पॉवर्टी, डिजीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को प्रोटेक्ट करता है। ग्लोबल प्रोमिनेंस थ्रू यूएनडीपी डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो उसी से उनको मतलब एक इम्पॉर्टेंस मिला है। तो कनाडा एमर्ज एज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ड्यूरिंग 1990s। तो पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर लॉर्ड एक्सवर्थी हु प्रोमोटेड पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच होता है उसी को ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। तो नेशनल रिलेशंस की बात की थी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल नॉट जस्ट स्टेट मस्ट बी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की थी। तो ये बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर थे कनाडा के। तो रोल ऑफ कनाडियन डिप्लोमेसी इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, लीडरशिप इन ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडाज। तो बेसिकली जो कनाडा प्ले करता है पायनियर रोल इन ह्यूमन सिक्योरिटी एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल डिप्लोमेसी, एडवोकेटिंग प्रोटेक्शन, सिविलियन ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल प्लेसेस, पीस की बात करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सेफ्टी ओवर मिलिट्री सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं। इट बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव टू द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ह्यूमन एज अ इंडिविजुअल बेसिस पे वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रीटी है ओटावा ट्रीटी, ठीक है। ओटावा इज इन कनाडा। तो ये क्या बात करते हैं, लैंड माइन बैन, ओटावा कन्वेंशन माइन बैन ट्रीटी 1997 में जैसी बात है, बेसिकली ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात करें, क्लाइमेट जस्टिस, ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात करें थ्रू द मतलब माइनिंग से, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन से हार्मफुल गैसेज, हज़ार्डस गैसेज रिलीज होती हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो बेसिकली इज टॉक अबाउट द कि ओटावा जो ट्रीटी हुई थी उसको लैंड माइन के लिए उसको कैसे बैन कर दिया गया था। तो दिस इज अ एग्जाम्पल काइंड ऑफ पीस कीपिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें बेसिकली अपने ट्रूप्स को भेजते हैं, मेडिएटर्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में आप साइरस, रवाडा, हती एंड बाल्कन्स में आप देख सकते हैं। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग, यूएन पीस कीपिंग कौन है, लास्ट भी पर्सन, ठीक है, प्राइज विनर थे। तो प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसीज की बात होती है। बेसिकली जब आप जान रहे हैं कि कनाडा एक ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करता है ऑन द लाइन ऑफ इंडिविजुअल सेंट्रिक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में, तो आपको ये भी जानना है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में क्या क्या डायमेंशंस आ जाती हैं। डेमोक्रेसी, फॉर्मेशन, रूल ऑफ लॉ, जेंडर इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ रेफ्यूजीज कैंप जो लगते हैं, इनलीगल माइग्रेशन जो होती हैं, इंडिजिनियस राइट्स की बात होती है। तो यूनाइटेड नेशन कॉमनवेल्थ की बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P इज बेसिकली अ डॉक्ट्राइन of responsibility to protect developed by international commission on interventions and state sovereignty
2001 में हुआ था अंडर कनाडा का लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है स्टेट फेल, तो जो ये बात करते हैं कि प्रिंसिपल स्टेट व्हेन अ स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम जेनोसाइड, वॉर, क्राइम, एथनिक क्लिनजिंग, क्राइम, ऑनर क्लीनिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कमीशन की बात हुई थी, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वही डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म, राइट, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। और लिमिटेशन क्या होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड मिलिट्री, मेजर पावर डिपेंडेंस हो जाएगा, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग सेलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। Of course, they're talking about the selective humanitarian intervention on the lines of this: genocide, war, crime, ethnic cleansing, and humanity, crime against humanity. So, Mary Kaldor argued that human security requires addressing both violent conflict and structural inequality. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी मतलब जो ऑलरेडी स्टेट सोसाइटी में पहले से ही एनग्रेन्ड हो रखी है, उस टाइप की इनइक्वालिटी, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटीज, काइंड ऑफ इनइक्वालिटी विद कास्ट इनइक्वालिटीज, राइट। तो दीज आर द थिंकर्स रिलेटेड कीवर्ड्स, वैल्यू एडिशन, कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स में देख लेते हैं। यूएन पीस कीपिंग, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में वुमेन, पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा की बात की, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट इन कैनेडियन पॉलिटिक्स। सिविल सोसाइटीज़ की भी बात कर सकते हैं, सेम गोज विद सिविल सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट। तो फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट प्लेड अ ह्यूज एंड पाइवटल रोल, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी, तो democracy is strengthened when citizens participate not only through election but also through organized political actions. Role of political parties, तो क्या क्या हो जाता है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या कनाडा में, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से इंडिया में बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, आप है। तो सेम गोज विथ कनाडा में क्या है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्लॉक क्यूबेशियो, क्यूबे कोशिश, ऐसे कुछ पढ़ेंगे, क्यूबोइश, ठीक है, क्यूबोइश, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक मूवमेंट भी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा, तो फंक्शन वही है, पब्लिक इंटरेस्ट को एग्रीगेट करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, रीजनल एस्पिरेशन को लाते हैं, अपोजिशन को स्ट्रेंथन करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिसी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिबरल पार्टी एंड जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, कनाडा के हमने पढ़े थे ना, प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, जो इंडिया में भी आए थे, विजिट किया था। तो इंट्रोड्यूस पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट चेंज, मल्टीकल्चरलिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी। एडवर्ड बर्की viewed as a body of man united for promoting a national interest upon some particular principle. तो Edmund Burke is basically a conservatism. He supported the radical change but on the basis of gradual change, ठीक है। और रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, मेजर प्रेशर ग्रुप्स हैं जैसे कि कनाडियन लिबरल। तो जो मैं हाईलाइटेड पार्ट पढ़ा रही हूँ ना, आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप क्या लिखेंगे बेसिकली जब ये आएगा, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। कनाडियन लेबर कांग्रेस है, कनाडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन, कनाडियन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जस्ट ये इंपॉर्टेंट जो मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिख दिए हैं, हाईलाइटेड कर दिए, तो यू जस्ट राइट इट डाउन। वही लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट बताता है, प्रोमोट पॉलिसी रिफॉर्म्स, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज प्रोवाइड करता है। तो असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, इंडिजिनियस राइट एंड रिकन्सिलिएशन पे बात हुई है। बटली जैसे कि प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेम गोज विद सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट ऑन द राइट ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट की बात हुई, जैसे कि नील एम सेमिल्सर ने न्यू सोशल मूवमेंट की बात की है ऑन द लाइन्स ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट, वुमेन्स राइट मूवमेंट, LGBTQ+ कम्युनिटीज़ मूवमेंट जैसे इंडिया में भी हो रहा है, एंड इंडिजिनियस राइट मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो एग्जाम्पल में आइडले नो मोर मूवमेंट 2012 में हुआ था। चार्ल्स टेली ने जैसे कि डिफाइन किया सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव अफेयर्स एम बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल चेंज की बात की। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको ये पता ही रहेगा, ठीक है, और इतना आपने पढ़ लिया। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एडवर्ड बर्की की बात करेंगे आप, टेली, ट्रूमोन एंड मैकफर्सन की। ये हमने प्लुरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म की बात की। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, दिस ऑलरेडी वी टॉक अबाउट। सेम विद आइडले नो मोर मूवमेंट की बात कर ली, असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन, कनाडियन लेबर कांग्रेस। तो हमने प्रेशर ग्रुप्स,
पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटीज़ की बात कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आपको पता चलेगा, सॉरी कनाडा से ही पता चल जाएगा कनाडा में कुछ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट है, सोवेनिटी कितनी है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, राइट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा कंबाइंस रिटन स्टेट्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजन एंड अनरिटन प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली ब्रिटिश के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, लिबरल डेमोक्रेसी के राइट स्पिरिट पे बेसिकली मेंशन्ड है। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ट्री कैपेबल ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन विद इन इट्स नेचुरल लिमिट्स। तो लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन की बात की है, जो बेसिकली किसने बात की है, एडवर्ड वर्सेस कनाडा 1929 में बात हुई थी, ठीक है। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉलोनियल फाउंडेशन है 1767 के अराउंड। रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ था 1763 में, तो स्टैब्लिश अ ब्रिटिश गवर्नेंस आफ्टर द 7 ईयर वॉर, इसमें वॉर हुआ था। क्यूबेक एक्ट 1774 के, इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड फ्रेंच सिविलियन लॉज एंड कैथोलिक रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया था 1791 का, क्रिएटेड अपर एंड लोअर कनाडा विद सेपरेट लेजिस्लेचर्स। फेडरलिज्म की बात हो रही है। एक्ट ऑफ यूनियन 1840s में यूनाइटेड 2 प्रोविंसेस प्रोमोटेड रिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट। तो लॉर्ड डरहम, ठीक है, वी टॉक अबाउट द लॉर्ड डरहम 1839 रिकमेंडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेइंग फाउंडेशन ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैनेडियन की बात हो रही है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका BNA एक्ट 1867। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 था, तो इस्टेब्लिश डोमिनियन ऑफ कनाडा 1 जुलाई 1867 से हुआ था, यूनाइटिंग ओंटारियो, क्यूबेक, नोवा स्कोटिया एंड न्यू ब्रुंसविक। मेजर फीचर्स क्या थे, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, बाई कैमरल था, बीस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थे, डिवीजन ऑफ पावर था ऑन द लाइन्स ऑफ सेक्शन 91 ऑफ फेडरल पावर एंड सेक्शन 92 ऑफ द प्रोविजनल पावर, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये वाली लाइन एब्सोल्युटली याद रखनी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करेंगे ऑन द लाइन्स ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स, तो आपको पता होना कि सेक्शन 91 talk about the central powers and section 92 talk about the provincial powers. Growth of Canadian autonomy, तो ये स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 में ग्रांटेड लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जैसे कि इंडिया का कैबिनेट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कैबिनेट एक्ट के थ्रू बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी। सेम गोज विद स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 में जनरेटेड लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982 में प्राइम मिनिस्टर पीरियड टर्डियो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 में इनेक्टेड अंडर प्राइम मिनिस्टर पीरियड ट्रूडो। आपको ये एग्जाम्पल्स याद नहीं तो आप जस्ट राइट इट डाउन कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1982, ठीक है, कि फीचर्स क्या थे, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटेन, कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग फार्मूला, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिजिनियस राइट। तो बेसिकली सेक्शन 37 कंप्लीट कनाडाज कॉन्स्टिट्यूशन सोवेनिटी। तो बेसिकली ऑन द लाइन्स ऑफ इंडिया इसका क्या था पर्सपेक्टिव, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है। और कनाडाज के पर्सपेक्टिव से वी विल लुक अपॉन द, बिकॉज इट इज फॉलो द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट इंडिया में लिमिटेड पार्लियामेंट्री सोवेनिटी है ऑन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा एक्सपेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल थ्रू द लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन। जैसे इंडिया के वेरी मच फेमस, राइट, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन है, ठीक है। अलाइन कॉन्स्टिट्यूशन टू इवॉल्व विद चेंजिंग सोशल रियलिटीज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी कहा गया है, तो ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। तो एडवर्ड वर्सेस कनाडा में बात हुई थी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्ट्रेंथ दे देना है आपको, कंक्लूजन आप बता ही देंगे, इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। यू दीज आर द कीवर्ड, जस्ट राइट इट डाउन, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस फेडरलिज्म, लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन, जैसे इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडर द केशवानंद भारती केस, ठीक है, उन्हीं का लिविंग स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडर द एडवर्ड वर्सेस कनाडा 1929 में है।
सेक्शन 2 में हम एग्जामिन द मेजर इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस, ठीक है। तो इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस में क्या मेजर इश्यूज एंड पर्सपेक्ट्स है। तो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, मल्टी कल्चरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, दीज आर द डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश सिंस इन 1947। जैसे कि अब हमारी कॉपरेशन होती है एजुकेशन, ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, साइंस, पीपल टू पीपल टाइज पे होती है। डिप्लोमेसी सक्सीड वैन डायलॉग प्रिवेल्स ओवर डिफरेंसेस। जैसे कि यहाँ पर माइग्रेशन भी करते हैं यहाँ के, जैसे इंडिया के लोग कनाडा में जाके फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में भी जाते हैं। ठीक, तो मेजर इश्यूज इन इंडिया कनाडा रिलेशन, खालिस्तान इशू एंड सिक्योरिटी कंसर्न। जैसे कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही जो उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, वहाँ पर खालिस्तान जो मूवमेंट चल रहा था और सिख बेस्ड जो खालिस्तान मूवमेंट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब सोशल मूवमेंट था जिससे वो वायलेशन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इंडियाज़ प्राइमरी कंसर्न इज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम कैनेडियन सॉइल। जैसे इंडिया में नेक्सलिज्म एक इन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज, जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसीज, वैसे इंडिया के ही सेम कंसर्न्स कनाडा में एग्जिस्ट होते हैं ऑन द लाइन खालिस्तान मूवमेंट, जो कि कैनेडियन सॉइल में हो रहा है, बट ऑन द लाइन्स ऑफ इंडियाज डिमांड एंड एस्पिरेशंस की बात हो रही है। बायलैटरल रिलेशन है, अगेंस्ट टेररिज्म, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ है, ठीक है। डिप्लोमेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस क्या है। इफ वी टॉक अबाउट द लॉ एनफोर्समेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैव ओकेजनली अफेक्टेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट है। जस्ट राइटिंग डाउन दिस बोल्डेड लेटर्स वर्ड। वीज़ा एंड मोबिलिटी इश्यूज़ की बात करें तो टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन इज वीज़ा सर्विसेज है ड्यू टू द इमिग्रेशन और खालिस्तान मूवमेंट्स का वो है। प्रोसीजर हैव इफेक्टेड स्टडीज़, टूरिज्म एंड बिजनेसेस। मोबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है, राइट। प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, AI, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, पोटैश एंड पल्सेस टू इंडिया। कनाडा इज इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ पोटैश एंड पल्सेस टू इंडिया। एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात करें, इंडिया डायस्पोरा अबाउट 1.8 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स वहाँ पर कनाडा में रहते हैं। कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज देखने को मिलता है। एनर्जी क्लाइमेट कोऑपरेशन में यूरेनियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्रिटिकल मिनरल्स, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे उनके साथ हैं। इंडो पैसिफिक एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन देखें, G20 है, यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं। तो प्रमोटिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप चैलेंजेस भी बता देंगे। डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं जो थोड़े से सिक्योरिटी रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स है बिटवीन द प्रो खालिस्तान मूवमेंट जो इंडियन सॉइल में हो रहा है, ठीक है। तो ये जोसेफ नायर्स एंड की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो यू जस्ट राइट इट डाउन एंड दिस इज द थिंकर्स। ये सम बायलैटरल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, खालिस्तान इशू, यू जस्ट have to know about the Khalistan issues and just write it down over there. Soft power diplomacy, people to people relations, rule based interventions, international orders, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें बात की डिस्कस द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन कनाडा एंड एक्सप्लेन दिस इम्पोर्टेंस। इंडिया में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैनेडियन पर्सपेक्टिव से। तो जुडिशरी इन कनाडा इज ए इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल इंस्टीट्यूशन। मतलब इससे पता चल रहा है कि जो इंडिया का जुडिशरी का सिस्टम है वो सेम कनाडा का जुडिशरी का सिस्टम है। सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉर्नरस्टोन टू द कैनेडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। Without interference from the executive, legislature, central and external pressure, Supreme Court of Canada is sovereign basically. Canadian Constitution and Charter of Right of Freedom. So there can be no liberty if the judiciary is not separated from the legislative and executive power. Division of power and separation of power का जो concept है वो same कनाडा में totally copy paste हो रहा है from the Indian perspective, ठीक है। Featuring ensuring judicial independence in Canada. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन की बात करें तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन हमने देख लिया। जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है उनके पास। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का पावर अंडर आर्टिकल 12 एक्सप्लिसिटली इम्प्लाइड वे में और आर्टिकल 32 में मेंशन है। और इफ यू टॉक अबाउट द हाई कोर्ट का जुडिशियल पावर 226 में मेंशन है। इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल पावर ऑफ
ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इस टॉक्स अबाउट द कनाडियन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड टेन्योर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा and superior court enjoy security of tenure generally serve until the mandatory retirement age of 37। इंडिया में 5 years and 37 years का है, ठीक है। रिमूवल भी है, प्रोटेक्ट जज फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिमूवल से भी प्रोटेक्ट करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस भी है। जुडिशियल रिव्यू, चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम में मेंशन है, रेफरेंस सेशन ऑफ क्यूबेक, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कनाडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, नो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट इज अबव द लॉ। लेक्स एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी इज वेरी मच रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, यू कैन राइट इन अ क्वासी फेडरलिज्म है। इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंश्योर करते हैं, पीटर एच रूजवेल ने बताई है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वही है, इफेक्टिव जुडिशियल रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट है, रिमूवल प्रोसेस थोड़ी स्ट्रेंथेंड है, आर्बिट्रेरी रिमूवल नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो वेल स्ट्रेंथेंड है। अब डिबेट ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आता है। अपॉइंटमेंट एंड केस डिस्पोजेबल थोड़ा डिले है, जैसे इंडिया में चल रहा है केसेस, जस्ट कॉपीवेट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। द जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ द इंडिया कैनाडास कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। ही बेसिकली प्रोटेक्ट, ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है, जुडिशरी स्ट्रेंथन करता है, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट बी सीन टू द बी डन। तो बस ऐसे नहीं होना चाहिए कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, ठीक है। तो लॉर्ड हेवर्ड ने बताया है ये। तो दिस मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है, एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ है, वॉल्टर सेगेट का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कीवर्ड्स एंड सम इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स वही है, चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, इंडिजिनियस राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, प्राइवेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन कैनेडा। तो वही जो हमारी ये हमने चार्टर ऑफ द राइट्स की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात की, तो ये माइनॉरिटी को ही सेफगार्ड करेंगे, ठीक है। तो कैनेडा इज अ मल्टी कल्चरल बाईलिंगुअल फेडरल डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री ऑन द, यहाँ पर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, मल्टी कल्चरल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलेटरल कंट्री, रिलीजन है इंडिया में। तो प्रोटेक्ट करता है एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड इंडिजिनियस कल्चरल माइनॉरिटीज़ को। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982, कनाडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम भी है, एंड साथ ही साथ इक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड पढ़ा था, इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अ सोसाइटी इज़ वन दैट प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी वाइल सिक्योरिंग इक्वालिटी, पियरे इलियट ने ट्रूडियो ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या क्या है? कनाडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम है, जिसमें वो बात करता है सेक्शन 2 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन। इसमें हम बात करें तो फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेम सेक्शन 2 जा रहा है। सेक्शन 7 राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का जा रहा है इसमें आज सेक्शन 7 में। सेक्शन 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेम डिड टू कॉपी पेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 15 से जा रहा है। बट यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है। सेक्शन 27 इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्टर, कॉन्सिस्टेंट एंड कनाडियन मल्टीकल्चरल हेरिटेज की बात है, जो बेसिकली मोर और लेस इफ वी टॉक अबाउट द, ये आपको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 में देखने को मिलेगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक राइट्स, इंग्लिश एंड फ्रेंच एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इंडिया का खुद अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेनी मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो ये आपको शेड्यूल 8 में देखने को मिलेगा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। फ्रेंच पार्लियामेंट, तो बेसिकली इक्वल स्टेटस टू इंग्लिश एंड फ्रेंच इन पार्लियामेंट एंड फेडरल इंस्टीट्यूशन। या सेक्शन 23 का बात करता है माइनॉरिटी लैंग्वेज एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 30 की बात कर रही थी मैं, ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली आई एम कंपेरिजन विद इंडिया एंड कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है। तो सेम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सिमिलर फीचर्स विद द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ईजियर होगा कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या लिखना है बेसिकली पेपर में। तो जब इफ़ यू आर फेमिलियर विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
of course you are very much familiar with the Indian parliamentary form of government system, है ना? If you already know the what are these things talking about, same thing is talking about in the Canadian constitution. It is very much easy for you, but there is some factual information different from the Indian perspective, जिसकी political party, regional groups, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मीडिया है ना, ये सब सिविल सोसाइटीज़. तो इंडिजिनियस राइट्स की बात करें, राइट एक्ट 1820 जैसे ट्राइबल, और जैसे कि हमारे शेड्यूल 5 एंड 6 में इंडिजिनियस राइट्स की बात करते हैं. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात होती है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 है, सेक्शन 35 रिकॉग्नाइज फर्स्ट नेशन, इंस्टीट्यूट एंड मेरिटियस पीपल. ठीक है. इक्वालिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन. इक्वालिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी है, एंड 15 डिस्क्रिमिनेशन है, एंड 17 अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक. सेम गोज विथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, नेशन, एथनिसिटी, कलर, सेक्स एंड डिसेबिलिटी. ठीक है. इंक्लूसिव सिटीजनशिप की बात करते हैं. सोशल जस्टिस, जुडिशियल प्रोटेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा एक्सेप्ट गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. मैंने बात कर ली जुडिशियल रिव्यू की ऑलरेडी. आप स्टैंडर्ड चैलेंजेस बता सकते हैं इसमें, तो मैं थोड़ी स्ट्रेंथ्स की बात कर लूँ. वह इंक्लूसिव सोशल जस्टिस की बात करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात होता है, मल्टीकल्चरलिज्म एंड बायलिंगुअलिज्म की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन थ्रू चार्टर्स हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इंडिजिनियस राइट्स की बात हो रही है, सेफ गार्ड माइनॉरिटी फ्रीडम्स को सेफ गार्ड कर रहा है, उनकी माइनॉरिटीज़ की लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी को सेफ गार्ड कर रहा है. If we talk about the socio-economic inequality among indigenous communities, of course there is a socio-economic inequality on the lines of monetary value, right? Economic basis. Conciliation of facts है, balancing culturalism, national integration के लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, periodic debate on language and immigration policies. ठीक है. तो ये किमलिक का है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट. ठीक है. तो बेसिकली जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम आर्टिकल 14 में बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहाँ पे बोलते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक बट लाइक अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक. तो वहीं पे ये बात हो रही है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक. तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात हो रही है. इक्विटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी. इक्विटी एंड इक्वालिटी. ठीक है. तो इक्विटी एंड इक्वालिटी. ठीक है. इक्विटी एंड इक्वालिटी ये डिफरेंट टर्म्स है. ठीक है. सो इफ यू बात करें कंक्लूजन में क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करता है प्लूरिज्म को, इक्वालिटी को, मल्टीकल्चरलिज्म को. आई होप दे मल्टी कल्चरलिज्म. ठीक है. प्लूरिज्म हो गया, सोशल कोहेजन, नेशनल यूनिटी. तो ट्रू डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज वाइल रिस्पेक्टिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी. मेजॉरिटी की विल्स को भी रिस्पेक्ट करना है, बट राइट्स माइनॉरिटी की राइट्स को भी डिप्राइव नहीं करना है. दीज आर द स्कॉलर्स, दीज आर द मल्टीकल्चरलिज्म, माइनॉरिटी राइट, इक्वालिटी, दीज आर द सेक्शंस. फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आप सेक्शन एंड यू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को याद कर सकते हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंक्लूसिव गवर्नमेंट. यहाँ पर देखिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल है, मल्टीकल्चरलिज्म, इंडिजिनियस रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी. राइट. एक्सप्लेन Canada's policy of multiculturalism, discuss immigration, minority, refugee, bilingualism and biculturalism in Canada. तो भाई बायलिंगुअलिज्म, बायकल्चरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है. साथ ही साथ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड माइनॉरिटीज़ की भी बात हो रही है ऑन द लाइन्स ऑफ कनाडाज पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. लेट्स सी. ठीक है. वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये. तो Canada is regarded as one of the world's most successful multicultural democracy along with India, of course. Policy of multiculturalism officially adopted in 1951 by the Prime Minister Pierre Elliott Trudeau. ठीक है. To recognize a national strength, promote equality, inclusion, cultural freedom and social cohesion. Society while emphasizing uniformity is one which create intolerance and hate. तो basically Prime Minister Pierre Elliott
ट्रूडियो ने कहा था। तो कनाडाज पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें कुछ आपको सेक्शंस लिखने पड़ेंगे कनाडियन एक्ट के, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री है, मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट भी आया है 1988 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वही है, प्रोमोट करेंगे इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड एथनिसिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हुई है। सोशल इंटीग्रेशन, फोर्स एसिमिलेशन, स्ट्रेंथन किया है नेशनल यूनिटी थ्रू इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव रिकॉग्निशन की बात की है। ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड राइट्स की बात हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हुई है। तो इक्विटी, ठीक है। इमिग्रेशन की बात करें तो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जैसे कि है स्किल्ड वर्कर्स, फैमिली रीयूनिफिकेशन, बिजनेस इमिग्रेशन है। लेबर शॉर्टेज के कारण इमिग्रेशन देखने को मिलता है। डेमोग्राफिक चैलेंजेस, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये हो गया। माइनॉरिटी बेस की बात करें तो हमारा कनाडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम है, जैसे इंडिया का फ्रीडम फंडामेंटल राइट है। कनाडियन ह्यूमन राइट भी है। मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट 1988 भी है, ठीक है। और सेक्शन 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 भी है। रेफ्यूजीज पॉलिसीज़ की बात करें तो 1951 में यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन आया था। तो इसकी एग्जांपल में सीरियन रेफ्यूजीज रीसेटलमेंट देखने को मिलता है 15 से 16 ईयर में, एंड 2015 एंड 16 में। एंड तो ऑल्सो टॉक अबाउट द रेफ्यूजी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटीज़। इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइन पे, बायलिंगुअलिज्म की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच हमने बात की, ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969। इंपॉर्टेंस है इक्वल एक्सेस देना है गवर्नमेंट सर्विसेज को, प्रोटेक्ट करना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, प्रोटेक्ट करना है नेशनल यूनिटी को, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंच भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि फ्रेंच सिर्फ फ्रेंच में बोला जाता है। फ्रेंच इज ऑल्सो टॉकन इन कैनेडा एंड सम एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो। तो बोथ लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच है। बाय कल्चरलिज्म क्या है, तो बेसिकली बायकल्चरलिज्म ऑफिशियली एम्फसाइज पार्टनरशिप बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, पार्टिकुलरली बाय रॉयल कमीशन ऑन बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म 1963। तो एक रॉयल कोई चार्टर होगा, रॉयल एक्ट होगा, तो रॉयल कमीशन आया था ऑन द लाइन ऑफ बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रिटिकल इवैल्यूएशन, तो वही बात हो गई, सोशल इंक्लूजन, इक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को इनकरेज करता है। स्किल्ड इमिग्रेशन होता है, ग्लोबल इमेज, ह्यूमैनिटेरियन स्टेट स्ट्रेंथन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन होता है। तो ये न्यू इमिग्रेशन आया है, इनकम्प्लीट इंडिजिनियस रिकन्सिलिएशन हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन, रेसिस डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टेंट है, जैसे स्किल प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लाइन ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बैलेंसिंग मल्टीकल्चरलिज्म विद नेशनल आइडेंटिटी को भी बैलेंस करना है। तो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, चार्ल्स टेलर ने कहा था। कंक्लूजन वही दे देना आप। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द रिसेंट वन, ठीक है। तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी आई थी। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, मल्टीकल्चरल राइट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। ये नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस द ह्यूमन राइट एजेंडा ऑफ कनाडा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिप्लोमेसी। जैसे न्यू सोशल मूवमेंट है, न्यू वुमेन का आइडिया है, वैसे न्यू डिप्लोमेसी का भी आइडिया है, जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लोमेसी, वैसे न्यू डिप्लोमेसी, राइट। तो ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा हमने देख लिया कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच लेके चलता है कनाडा। तो हम बात करें ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडा में, तो स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी टू पीपल सेंट्रिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। पावर, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सबको वायलेशन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो लॉयड एक्सवर्दी प्रमोटिंग कंसेप्ट ऑफ न्यू डिप्लोमेसी, तो बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस की बात करते हैं। तो जहाँ पर मल्टीलेटरल एक्शंस होते हैं, मल्टीलेटरल एक्शन मतलब कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, राइट। तो सिक्योरिटी ऑफ पीपल नॉट जस्ट स्टेट मस्ट बी फ्रॉम सेंट्रल ऑब्जेक्टिव टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो, जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स होता है उसी को मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडाज इन कनाडा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होती है। ओटावा कन्वेंशन हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। ओटावा प्रोसेस रिजल्टिंग माइन बैंड ट्रीटी, जो ओटावा कन्वेंशन में माइन बैंड ट्रीटी हुए थे, तो कंजर्व द ह्यूमन ह्यूमन सेफ गार्ड करना है, ह्यूमन के राइट्स को सेफ गार्ड करना है फ्रॉम द नेचुरल
natural hazardous gases released from this mining activities. पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग की बात हो रही है थ्रू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन. जैसे वहाँ पर एग्जाम्पल में साइरस हैटी रवाडायत बाल्कन्स में किया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सेम आई थिंक सेम आंसरिंग इज सेम, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी. ठीक है. एथनिक क्लिनजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करना है इनिशिएट. कंसेप्ट ऑफ न्यू डिप्लोमेसी मूवमेंट, ट्रेडिशनल स्टेट टू स्टेट नेगोशिएशन बाय इवॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हो गए, सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है. इसी में हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल गवर्नेंस की बात करेंगे. तो ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच होगा. मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, सॉफ्ट पावर एंड परसुएशन की बात करेंगे, नॉट द हार्ड पावर डिप्लोमेसी की. यहाँ पर सॉफ्ट पावर विथ परसुएशन, दिस लीड टू द न्यू डिप्लोमेसी. इंटरवेंशन कोऑपरेशन, इंटरवेंशन डिप्लोमेसी की बात होगी. ठीक है. सॉफ्ट पावर की बात हमारे जोसेफ ने की है. इवैल्यूएशन लिमिटेशन सेम रहेंगे. मैरिट कॉल्डर ने आर्ग्यू किया है कि ह्यूमैनिटी सिक्योरिटी एड्रेस बोथ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी. इसलिए स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच भी पढ़ते हैं हम अंडर द पर्सन्स एंड द नील समल्सर्स आइडियोलॉजी में. ठीक है. जैसे कि नील समल्सर्स ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी कि हाउ सोसाइटी गिव टेंशंस विच रिलेटेड टू द क्लास कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट. राइट. यहाँ पर रिलेटिव डिप्रीवेशन भी आप दे सकते हैं, रिलेटिव डिप्रीवेशन फ्रॉम द रॉबर्ट गुर एंड there is a resource mobilization theory of Charles Talley. ठीक है. तो ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा, न्यू डिप्लोमेसी, ओटावा ट्रीटी, यूएन पीस कीपिंग, पीपल सेंटर्ड एंड मल्टीलेटरल मॉडल है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. और ऑल्सो टॉक अबाउट द, देखिए उन्होंने कहा था कि ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फियर, फ्रॉम वांट एंड एनेबलिंग दैम टू लिव विथ डिग्निटी. ठीक है. स्कॉलर्स हमने देख लिए हैं. We also talk about the new diplomacy, human security, people-centered security, responsibility to protect, Mind Ban Convention on Ottawa Treaty पे है, UN peacekeeping, peacemaking and peace building, soft power, multilateralism, multiculturalism, peace building, sustainable development, humanitarian intervention and middle power diplomacy. Middle power diplomacy is the basically middle power between the soft power and hard power diplomacy. जो middle power बना वही new diplomacy हुआ. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा, जिसको BPS एजेंडा भी बोलते हैं, एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. ठीक है. तो यहाँ पर डिस्कस द क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट. क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लॉक क्यूबॉइस एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल तो प्रोविशनलिज्म इन कैनेडा. जो हम प्रेशर ग्रुप की बात किए थे, जिसमें हमने की रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, माइनॉरिटी ग्रुप, सिविल सोसाइटीज़, है ना. तो वहाँ पर हमने क्यूबोसिस के बारे में पढ़ा था. क्यूबेक सोशल मूवमेंट, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, है ना. क्यूबेकॉइस के बारे में पढ़ा था. तो दीज आर द वंस. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली ये मूवमेंट था क्या. ठीक है. तो क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे इंडिया में नक्सलिज्म इज एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इज इंसर्जेंसी इज काइंड ऑफ अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट. यहाँ पे क्यूबेक इज अ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है इन कैनेडियन हिस्ट्री. इट्स सी ग्रेटर ऑटोनमी और इंडिपेंडेंस फॉर फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ क्यूबेक. तो जो कनाडा का जो ये प्रोविंसेस है, ये क्यूबेक, ओटावा, इन सब में डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब डिवाइडेड है. ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट द क्यूबेक एरिया, क्यूबेक एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है. इफ़ वी टेक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द श्रीलंकन वाला एरिया से, तो वहाँ पर तमिल स्पीकिंग एंड सिहलीज वाले, सिहलीज इज इन मेजॉरिटी एंड तमिल स्पीकिंग इज इन माइनॉरिटी एरियाज. ठीक है. तो वहीं पे क्यूबेक में जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, क्यूबेक एरिया है, वहीं पे क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट आया था विद द नेम फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है. तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी का डिमांड हुई थी. तो वही कैनेडियन फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड पार्टी पॉलिटिक्स बात हुई. तो वहीं पे द ब्लॉक क्यूबॉइसिस बना था, जिससे अब वो सोशल मूवमेंट की तरह, प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करते हैं. तो फेडरलिज्म सक्सीड ओनली व्हेन यूनिटी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. ठीक है. क्यूबेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, क्विट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 में, व्हेन क्यूबेक एक्सपीरियंस रैपिड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. मेजर कॉज क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोटेक्शन करना था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को
मतलब स्ट्रेंथन करना था, रीजनल डिमांड्स इंक्रीज हो रहे थे। तो पॉलिटिकल डोमिनेशन बाय इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा, जो इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा है वहीं पर पॉलिटिकल डोमिनेशन है। इफ वी टॉक अबाउट द सिंगलीज एंड तमिल्स, तो इंग्लिश में डोमिनेशन था, इसलिए तमिल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यूबन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना। तो पार्टी, जैसे कि मेजर डेवलपमेंट क्या होता है, पार्टी क्यूबेक्विस 1968 अंडर द रेने लेविस्क्यू में हुआ था। रेफरेंडम ऑफ 1980, रेफरेंडम ऑफ 1995। ठीक है। रोल ऑफ ब्लॉक क्यूबेक का क्या रोल है, तो बेसिकली रिप्रेजेंट क्यूबेक्स इंटरेस्ट इन हाउस ऑफ कॉमन। तो लोकसभा में यहाँ इसका एक पॉलिटिकल पार्टी भी है क्यूबेक ब्लॉक का, तो हाउस ऑफ कॉमन में रिप्रेजेंट करते हैं। एडवोकेट क्यूबेक नेशनलिज्म एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सपोर्ट करते हैं फ्रेंच स्पीकिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी को। फेडरल लेजिस्लेशन में अफेक्ट करते हैं क्यूबेक की डिसीजंस को, पॉलिटिकल वॉइस है। ठीक है। एंड सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में। एग्जाम्पल ऑफिशियल अपोजिशन हुआ था जो क्यूबेक का। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियलिज्म इन कैनेडा, तो प्रोविंशियलिज्म, क्यूबेक इज अ बेसिकली स्टेट इन कैनेडा, तो वहीं से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात हुई थी, और प्रोविंशियलिज्म भी है इन द कैनेडा। रीजनलिज्म की भी बात करें तो ठीक है। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच कम्युनिटीज था। फेडरल स्ट्रक्चर में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 रहा। फिर कल्चरल आइडेंटिटी है ना, कल्चरल आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, कल्चरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, सीख करना है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस में देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जनरेटेड प्रोविंशियल डिमांड फॉर ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी की बात हुई है। जैसे इंडिया में भी ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी की वजह से टैक्स डेवल्यूशन की बात होती है, फाइनेंस कमीशन आते हैं, तो ये सब की बात हो रही है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हुए हैं। ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे देंगे कि स्ट्रेंथन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी इंक्रीज हुआ है चैलेंजेस में। फेडरल प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पर फेडरल प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। चार्ल्स टेलर की आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। एंड रेलेवेंस में फ्रेंच लैंग्वेज प्रोटेक्शन हुआ था, जो वहाँ पर क्यूबेक बिल की बात हुई थी। यहाँ क्यूबेक नेशनलिज्म एंड प्रोविंशियलिज्म की बात हुई, रीजनलिज्म की भी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली यही क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें क्यूबेक मूवमेंट की बात की। क्यूबेक मूवमेंट मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में डाला क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गए तो हमें पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ क्यूबेक। तो क्यूबेक इज़ अ प्रोविंस इन द कैनेडा, और उसी प्रोविंसेस में जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थे उन्होंने ही अपनी डिमांड इंक्रीज़ की थी, वहीं सोशल मूवमेंट बना था एक तरह से। ठीक है। फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई क्योंकि रीजनल प्रोविंशियलिज्म के अप्रोच से आए, मल्टीकल्चरलिज्म के अप्रोच से आए, तो वहीं पर वहाँ पर उनकी यहाँ डिमांड क्या थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी, ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी की डिमांड थी, कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की बात हो रही थी। ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स। क्यूबेक इज़ अ प्रोविंस इन कैनेडा। तो बेसिकली दीज आर MPSC 2009 कैनेडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। So in this class we already talk about the Canada's government system, social movements, civil societies, pressure groups, political parties, minorities group, how constitutional measures are taken for the conservation of minorities areas, minority interests, aspiration and needs. So this much is very much enough for you to basically go to the exam and just go for it for the highest marks, right? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.